जीटीएन लाइव में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बोकारो में जो यूनियन है बोकारो कर्मचारी पंचायत और उनके जो महामंत्री हैं रमाकांत वर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा सीधे बात कर लेते हैं कि बोकारो इस्पात संयंत्र में मजदूरों की क्या समस्या है। रमाकांत जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका जीटीएन न्यूज़ इंडिया पे। धन्यवाद। और अब जो एम्प्लॉय की जो स्थिति है बोकारो के अंदर, आप देख रहे हैं कि मैन पावर घटता चला गया। अभी 9-10 हज़ार एम्प्लॉय हैं बोकारो में। ठेका मजदूरों के बल पे बोकारो स्टील प्लांट को चलाया जा रहा है। समान काम समान वेतन नहीं मिल रहा है, ये बहुत पुरानी मांग है ठेका मजदूरों का। आप क्या करने जा रहे हैं उनके समर्थन में? ऐसा है कि बोकारो स्टील प्लांट जो है केंद्र का संस्थान है। एक तो सबसे पहला जो हम लोगों का डिमांड भी है, सब यूनियन का भी रहा है कि 2017 से इस्पात मजदूरों का वेज रिवीजन नहीं हुआ है। सरकार से बात होती है, सरकार बोलती है कि संस्थान घाटे में जा रहा है, लेकिन अनुत्पादित वर्ग जो है, सांसद, विधायक, सरकारी कर्मचारी, ये लोग तो कोई फैक्ट्री में काम नहीं करता है। ये लोगों को तो वो घाटे मुनाफा की बात नहीं पूछता है, लेकिन जो उत्पादन में लगा है, जिस पर देश चल रहा है, उसके घाटे मुनाफा की बात कर अभी तक रिवीजन नहीं हुआ। अब सरकार बोलती है, एनजीसीएस में बोला है लोग कि एरियर नहीं देंगे, रिवीजन करेंगे तो क्यों भाई? 2017 से किया होता तो एरियर देना था, नहीं मिलेगा। लेकिन नेताओं का टीएडीए बढ़ाने में आप लोग देखे होंगे कि सर्वसम्मति से 500 तक कभी किसी का कोई विरोध नहीं हुआ, जबकि देश का विकास का पैसा उन लोगों में खर्च किया जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं एनजीसीएस को लेकर के और उनके एरियर भुगतान को लेकर के। मान लीजिए कि कर्मचारियों का एरियर अगर रिवीजन अगर हो जाता है और एरियर भुगतान नहीं होता है, तो एनजीसीएस में जो बैठे हुए नेता वो एक्चुअली कर क्या रहे हैं? तो एनजीसीएस में हम जाते नहीं हैं, लोग जाते हैं तो क्या निर्णय होता है, लेकिन हमको लगता है ये लोग मानेंगे नहीं। 21 तारीख से आपका हड़ताल भी है? हमारा हड़ताल है, वो एक CRMARP 123 का एक कंपनी है बहुत बड़ा, उसका वो बोकारो स्टील से संबंधित है। लेकिन इस पर लड़ाई लड़ना चाहिए कि भाई इतना दिन लंबित क्यों रहा, हो जाना चाहिए। क्या 2017 से अभी तक किसी का तनख्वाह नहीं बढ़ा देश में क्या? ये एक प्रश्न है सरकार से। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को देखना चाहिए। आप लोगों को स्मरण के लिए याद दिला देते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे। वेज रिवीजन का मामला था, हम लोग एडीएम पर मीटिंग रखे थे, सब यूनियन मिल के पूरे देश में चल रहा था। उन्होंने घोषणा किया प्राइम मिनिस्टर अपने कि इस्पात मजदूरों का वेज रिवीजन कर दिया जाएगा। लेकिन आज वही प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश में किसानों का भी जो चल रहा है, कोई चर्चा नहीं, उस पर भी आज हम लोग किसान जो मर गए हैं उसके श्रद्धांजलि अर्पित किए है, उसे समझ। आप टारगेट करते हैं नेताओं को लेकर के और ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के, जो पॉलिटिकल सेटअप है उसको लेकर के। आपको लगता नहीं है कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है उसका जो फॉर्मेशन है, उसके अंदर 2 ऐसे यूनिट्स भी हैं। अगर बोर्ड ऑफ इंटरप्राइजेज है वहाँ पर, सेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहाँ पर है, तो फिर इस्पात मंत्रालय की ज़रूरत क्या है? सिद्धांतिक जवाब दीजिए वर्मा साहब। ऐसा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, जब हर निर्णय करने के लिए वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ ठीक है, आपका तो सवाल, मंत्रालय कर क्या रहा है? सवाल उचित है आपका। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें अफसर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं, अधिकांश IAS रैंक के लोग रहते हैं। वो नौकर तो सरकार के हैं। कोनो भगत सिंह तो बनने वाला नहीं है कि रिवोल्ट करेगा, एगो दुगो करेगा तो वो हटा देता है। देखे RBI का गवर्नर को रातों रात बदल दिए, CBI को बदल दिए रातों रात। तो वो लोग नौकरी करते हैं, वो लोग जो है अधीन हो गए हैं, बेचारे हैं। इसलिए जनता जब जगेगी तभी कोई सुधार। कोई भी सरकार, देखिए एक चीज़ बोल रहे हैं, डॉक्टर लोहिया कहते थे कि सरकारें ढेकी होती है, जयललिता मारो तो एक बार चावल फेंकेगी, चाहे मेरी सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो। महंगाई, आप लोग शायद बच्चे होंगे 77 में जनता पार्टी की सरकार में 2 रुपया किलो गेहूँ और चीनी मार्केट में मिलता था, कोटा की जरूरत नहीं थी, मार्केट पर पकड़ था। आज गवर्नमेंट मार्केट के अंदर में घुस गई है। वो मामला तो इन्फ्लेशन का है, वो तो अलग है। तो तब क्या था, अब क्या था, फिर रिसर्च तो उसमें तो सब मजदूर भी भुगत रहा है, सब तो यहाँ पर अभी जो मैन पावर है वो सबको मालूम है कि 10,000 के आसपास है। बहुत 9,000 बड़ा तबका है जो रिटायर कर गया। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी जो बोकारो जनरल हॉस्पिटल में है सब स्टैंडर्ड है, लोग मानते हैं। एक और दूसरा जो आवास की समस्या है, जिन लोगों को आवास लीज पे मिला है, लाइसेंस पे मिला है, प्रबंधन अब उसको भी प्रताड़ित कर रहा है। आप लोग इसको लेकर के क्या करते हैं? ऐसा है कि सरकार कितना पारदर्शी है। हमारे सांसद, विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग बोकारो स्टील से पूछना चाहिए कि लॉकडाउन पीरियड में क्या योगदान था बोकारो स्टील का।
क्या किया सफाई के लिए, दवा छिड़कने के लिए? कुछ नहीं किया। तो ये लोग सवाल उठावे, मजदूर उठाता है तो उसका आवाज़ तो ऊपर जाती नहीं है। तो हमारा पति विकलांग विधवा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? ये सवाल पूछना चाहिए, सरकार से उठाना चाहिए कि इतना क्वार्टर जो खाली है, और आपको बता देते हैं कि आप रिकॉर्ड मांगिए तो कुछ नंबर भी हम लोग दे देंगे कि ये इसमें आदमी रह रहा है, कौन रह रहा है, भाड़ा कमाते हैं टी डिपार्टमेंट के लोग। और जो एम्प्लॉइज़ को या रिटायर हो चाहे एम्प्लॉइज रोल में हो, को अलॉट हुआ है तो 10 गो बिल आती है। वो ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन सामने में ही करा 2.5 लाख 3 लाख रुपया लगा के सामने में किया कंस्ट्रक्शन जो भाड़े में लिया है। इसको ठीक कौन करेगा? सिस्टम। तो सिस्टम हमारा जनप्रतिनिधि जो है उसको पकड़ना चाहिए। आप लोग देखे होगा कि बिरंची जी जब एमएलए थे पहले बार, सुनिए, बोकारो स्टील का है और जब एम्प्लॉय का है तो इनके रिप्रेजेंटेटिव तो आप हैं। आप सुनिए, अगर यूनियन ऐसा है, एम्प्लॉइज के बात को मैनेजमेंट ऐसा है, आपका काम है। सुनिए, सार्थक आपका सवाल ठीक है। ऐसा है कि हम लोग पार्लियामेंट फोरम में नहीं जा सकते हैं। सरकार इतना ईमानदार नहीं कि बुला के पूछेगी कि भाई क्या बात है। तो हम लोग मजदूरों के बीच में जाएंगे, तो मजदूर जब लड़ने के लिए तैयार होगा तो पूछना कौन सी है? तब तो बीएसएफ गाड़ी लेकर दौड़ेगा। लेकिन हकीकत है कि मजदूर संगठन पहले से कमज़ोर हो गए हैं, और सिस्टम सरकार भी यही चाहती है। कमज़ोर क्यों हो गए जरा ये भी बता दीजिए। हाँ, उसमें दोनों खामियां तो है। हाँ ना, ठीक है, लेकिन कमज़ोर क्यों हो गए? दोनों सिस्टम आप जो कहना चाहते हैं हम समझ रहे हैं। एक तो है कि सरकारी सिस्टम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, कानून कायदे, जिस पर कि मुकदमा का कोई फैसला अनिश्चित काल तक होना है, लोग लड़ना नहीं चाहता। दूसरा क्या है कि हमारे मजदूर वर्ग जो है, नहीं कहना चाहिए उसको, इतना न बीच में ट्रेड मजबूत हो गया था कि इतना हाई सैलरी हो गई थी, वो समझता था कि हम अब अफसर हो गए, हम मजदूर नहीं हैं। ये हकीकत है। वहीं पर ठेकेदार मजदूर जो काम भाषण देते हैं, हर चीज़ में भी बोले थे भाषण में कि यदि बोकारो स्टील के मजदूर ईमानदार हो जाए, ठेकेदार मजदूरों को कह दे कि तुम लड़ो, हम बाहर से नहीं आने देंगे, उसी दिन फैसला हो जाएगा। तो जिम्मेवार तो है। और हमारे नेता लोग जो है, पहले माइक पर कहवाइएगा 90% हमारा साथी लोग एम्प्लॉयर बन जाते हैं, तो क्या कीजिएगा? सिर्फ एम्प्लॉयर का बात नहीं है, बहुत सारा ऐसा यूनियन के नेता है जो बोकारो स्टील में ठेकेदारी कर रहे हैं, जिनका अरे हम क्या बोले, बहुत ये चल रहा है। तो लगता नहीं कि ये सब जो हथकंडा है इसके कारण मजदूरों का विश्वास यूनियन हम आपको बोल दिए कि हमारे अधिकांश नेता ही एम्प्लॉयर बन गए स्वयं। वो लोग खड़ा होकर के बोलते हैं। कई बार हम सेफ्टी का मीटिंग में भी सवाल उठाए थे, तो हमारे बोकारो के नेता लोग कहते थे बोकारो में सेफ्टी का मामला बहुत तेज़ है, ठेकेदार को फाइन किया जा रहा है। हम पूछ दिए उठा के कि सेफ्टी में ठेकेदार कहाँ से आ रहा है भाई? फैटल एक्सीडेंट में ईडी वर्ष न जेल जाएगा। तो कोई भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर अभी तक कोई एक भी एफआईआर किया इतना एक्सीडेंट हुआ? ये बोकारो जिले से पूछिए, और रहिएगा सामने हमसे भी इंटरव्यू लीजिए कि कौन केस में वो एफआईआर किया फैटल एक्सीडेंट में, कौन जिम्मेवार है, बताया। सारे लोग मतलब कंपनसेशन दे दिया, नौकरी दे दिया, नेता लोग भी खड़े हो जाते हैं। आखिर मरता कैसे, मरना रोक कैसे लगाया जाए? पूरा सिस्टम में कवर अप के टाइप का हो गया कि तो किसी तरह लिपापोती करो और अपना दिन काटो। तो इसको देखने वाला गवर्नमेंट है। और दुर्भाग्य इस देश का है कि ट्रेड यूनियन लीडर जो है अब चुनाव जीत कर नहीं जा रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर जा रहे हैं। पहले जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह थे तो वो लोग थोड़ा कुछ बोलते थे, आज नहीं है। और यूनियन का इलेक्शन, बोकारो स्टील से एक सवाल कीजिए, आप लोग मीडिया वाले हैं, हम लोग लिखे भी हैं, चिट्ठी भी आती है। बोकारो स्टील इतना बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा इस्पात कारखाना, यहाँ पर अभी तक रिकॉग्नाइज यूनियन क्यों नहीं है? पूरा देश में यूनियन का चुनाव होता है बैलेट से, आज तक यहाँ चुनाव क्यों नहीं हुआ? डिमांड भी मजदूर करता रहा, लेकिन हकीकत है कि हम लोग उस पर कारगर नहीं हो सके। मजदूर भी फिजिकली उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन रियल में इतना बड़ा कारखाना चल रहा है। जो यूनियन लीडर्स है वो भी इस तरह के इलेक्शन से बचना चाहते हैं कि जो यूनियन लीडर्स है वो भी इस तरह के, वो लोग से पूछिएगा, हम ही से पूछ लीजिएगा सबको बतिएगा। नहीं, आप एक अंग हैं, आपका पंचायत चल रहा है, यहाँ पे कर्मचारी पंचायत है, तो जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। हमारा यूनियन सिंडिकेट का सबसे सीनियर यूनियन है, सबसे सीनियर यूनियन है, बात सही है। लेकिन हम आपको एक ही बार बोल दिया कि हमारे संगठनों का भी कमी है, इस पर सुधार होना चाहिए। और हमको व्यक्तिगत लाभ से अलग हट करके काम करना चाहिए, ये कमी है। यही कारण है कि मजदूर भी थोड़ा सा भयभीत खाता है। आज किसी एक मजदूर को हटा दे प्लांट में ठेकेदार, हम बोलते हैं मीटिंग में बोले हैं सब नेताओं को कि सब जनरल सेक्रेटरी मिल के सीधे जीएम के पास चले, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के पास कि क्या गलती किया, लेटर इशू करो उसको।
टर्मिनेट करेगा कि सस्पेंड करेगा, सबके लिए कानून बना हुआ है, कोई तैयार नहीं होता। ये गया सिंह के टाइम में भी हम सवाल उठाए थे, टी तिवारी थे उसमें भी, कि क्यों नहीं सब लीडर भिड़े और सब लीडर जेल जाने के लिए तैयार हो जाए। मतलब कलेक्टिव एफर्ट नहीं होने के कारण नुकसान सबका बिल्कुल, हो रहा है। ये फैक्टर हम लोग भी हैं, मजदूर के हित का जो है वो भी यूनियन भी जिम्मेदार है, यूनियन भी कमजोर आ रहा है। वर्मा साहब अपने वक्त निकाला बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ये थे बोकारो कर्मचारी पंचायत के महामंत्री रमाकांत वर्मा साहब। आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।